जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है, फिर ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, तरुण ने कहा। माँ बोली, तेरी गाड़ी तो 12 बजे की है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं यार्ड में ही जाकर डब्बे में बैठ जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर सभी जनरल डब्बे बिल्कुल भरे हुए ही आते हैं, तरुण बोला। उन दिनों श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंचती थी। तरुण को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह के 11 बजे दिल्ली के दफ्तर में पहुंचना था। तरुण के पिता किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे। अभी कुछ महीने पहले ही वे रिटायर हुए थे। वे कुछ दिनों से बीमार थे। वे किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। सबसे छोटे बेटे तरुण ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। वो 1 साल से बेकार बैठा था। तरुण 1-2 छोटी मोटी ट्यूशन करता था। उसके पास स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए पटना से दिल्ली जनरल डब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठा और भुजिया एक पैकेट में पैक कर दिया है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिता ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटे, अपने सामान का ख्याल रखना। तरुण माता पिता को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यार्ड में जाकर एक डब्बे में खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर कब्जा जमाकर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो चढ़ने वालों की बेतहाशा भीड़ थी। तरुण जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था वो इमरजेंसी खिड़की थी। एक लड़की डब्बे में घुसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने तरुण के पास आकर कहा, आप इमरजेंसी खिड़की खोलें तो मैं भी डब्बे में आ सकती हूँ, मेरा इस ट्रेन से दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। तरुण ने उसे सहारा देकर खिड़की से अंदर डब्बे में खींच लिया। लड़की पसीने से तरबतर थी। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछते हुए उसने तरुण को थैंक्स कहा। थोड़ी देर में गाड़ी खुली तो तरुण ने अपनी सीट पर जगह बनाकर लड़की को बैठने को कहा। पहले तो वो झिझक रही थी, पर बाद में और लोगों ने भी बैठने को कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन बक्सर पहुंची। ये बिहार का आखिरी स्टेशन था। यहाँ कुछ लोकल मुसाफिरों के उतरने से राहत मिली। तरुण के सामने वाली सीट खाली हुई तो वो लड़की वहां जा बैठी। तरुण ने लड़की का नाम पूछा तो वो बोली, प्रभा। तरुण बोला, मैं तरुण। दोनों में बातें होने लगी। तरुण ने पूछा, पटना में तुम कहाँ रहती हो? प्रभा बोली, सगुना मोड़, दानापुर के पास। मैं बहादुरपुर। मैं पटना के पूर्वी छोर पर हूँ और तुम पश्चिमी छोर पर। दिल्ली में कहाँ जाना है? कल मेरा एक इंटरव्यू है। वाह, मेरा भी कल एक इंटरव्यू है। बुरा न मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू है? प्रभा बोली, सेन एंड एसोसिएट्स में। तरुण तकरीबन अपनी सीट से उछलकर बोला, वाह, क्या सुहाना सफर है। आगाज से अंजाम तक हम साथ रहेंगे। क्या आप भी वहीं जा रहे हैं? तरुण ने रजामंदी में सिर हिलाया और मुस्करा दिया। रात भर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे सोते जागते रहे थे। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई थी। इसके बावजूद काफी देर से गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। तरुण नीचे उतरकर लेट होने की वजह पता लगाने गया। तरुण अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक गाड़ी पटरी से उतर गई है। आगे काफी ट्रेनें फंसी हैं। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने में काफी समय लग सकता है। प्रभा ये सुनकर घबरा गई। तरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, हम दोनों यहीं उतर जाते हैं। यही फ्रेश होकर कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर सीधे कनॉट प्लेस 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। दोनों ने गाजियाबाद स्टेशन पर ही चाय नाश्ता किया। फिर ऑटो रिक्शा से दोनों कंपनी पहुंचे। दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू दिए। इसके बाद कंपनी के मालिक मोहनलाल ने दोनों को एक साथ बुलाया। मोहनलाल ने दोनों से कहा, देखो, मैं भी बिहार का ही हूँ। दोनों की क्वालिफिकेशंस एक ही है। इंटरव्यू में दोनों की परफॉर्मेंस बराबर रही है, पर मेरे पास तो एक ही जगह है। अब तुम लोग बाहर जाकर तय करो कि किसे नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मुझे बता देना, मैं ऑफर लेटर इशू कर दूंगा। तरुण और प्रभा दोनों ने बाहर आकर बात की, अपनी अपनी पारिवारिक और माली हालत बताई। प्रभा की माँ विधवा थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी।
वो पटना के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। परिवार को उसी को देखना होता था। तरुण ने प्रभा के पक्ष में सहमति जताई। प्रभा को वो नौकरी मिल गई। मालिक मोहनलाल तरुण से बहुत खुश हुआ और बोला, नौकरी तो तुम भी डिजर्व करते थे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तो किराया देने का कोई करार नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंटेंट को कह दिया है कि तुम्हें थर्ड एसी का अप डाउन रेल किराया मिल जाएगा। जाओ, जाकर पैसे ले लो। तरुण ने पैसे ले लिए। प्रभा उसे धन्यवाद देते हुए बोली, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर मोहनलाल ने मुझे बताया कि तुमने मेरी खातिर बड़ा त्याग किया है। दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और संपर्क में रहने को कहा। तरुण जनरल डब्बे में बैठकर पटना लौट आया। उसने किराए का काफी पैसा बचा लिया था। माता पिता को जब पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली तो वे दोनों उदास हो गए। कुछ ही दिनों में तरुण के पिता चल बसे। तरुण किसी तरह 2-3 ट्यूशन कर अपना काम चला रहा था। जिंदगी से उसका मन टूट चुका था। कभी सोचता कि घर छोड़कर भाग जाए, तो कभी सोचता गंगा में जाकर डूब जाए। फिर अचानक बूढ़ी माँ की याद आती तो आंखों में आंसू भर आते। एक दिन तरुण बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। एक 16-17 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लटकाए कुछ बेच रहा था। उसके एक पैर में पोलियो का असर था। लाठी के सहारे चलता हुआ वह तरुण के पास आकर बोला, भैया, क्या आपको पापड़ चाहिए? 10 रुपए का एक पैकेट है। तरुण ने कहा, नहीं चाहिए पापड़। लड़के ने थैले से एक शीशी निकाल कर कहा, आम का अचार है, चाहिए? पापड़ और अचार दोनों घर के बने हैं, माँ बनाती है। तरुण के मन में दया आ गई। उसके पास 5 रुपए ही बचे थे। उसने लड़के को देते हुए कहा, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर तुम इसे रख लो। तरुण ने रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिए। दूसरे ही पल वो लड़का गुस्से से बोला, मैं विकलांग हूँ, पर भिखारी नहीं। मैं मेहनत करके खाता हूँ। जिस दिन कुछ नहीं कमा पाता, माँ बेटे पानी पी कर सो जाते हैं। इतना बोलकर उस लड़के ने रुपए तरुण को लौटा दिए, पर वो तरुण की आंखों में उम्मीद की किरण जगा गया। वो सोचने लगा, जब ये लड़का जिंदगी से हार नहीं मान सकता है, तो मैं क्यों मानूं? तरुण के पास दिल्ली में मिले कुछ रुपए बचे थे। वो कोलकाता गया। वहां के मंगला मार्केट से थोक में कुछ जुराबे, रुमाल और गमछे खरीद लाया। ट्यूशन के बाद बचे समय में न्यू मार्केट और महावीर मंदिर के पास फुटपाथ पर उन्हें बेचने लगा। इस इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक काफी भीड़ रहती थी। तरुण की अच्छी बिक्री हो जाती थी। शुरू में तरुण को कुछ झिझक होती थी, पर बाद में उसका इसमें मन लग गया। इस तरह उसने देखा कि एक हफ्ते में तकरीबन 700-800 रुपए तो कभी 1000 रुपए की बचत होती थी। इस बीच बहुत दिन बाद उसे प्रभा का फोन आया। उसने कहा, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, कार्ड पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना और माँ को भी साथ लाना। तरुण माँ के साथ प्रभा की शादी में सगुना मोड़ उसके घर गया। प्रभा ने अपनी माँ, बहन और पति से उन्हें मिलवाया और कहा, मैं जिंदगी भर तरुण की कर्जदार रहूंगी। मुझे नौकरी तरुण की वजह से ही मिली थी। शादी के बाद प्रभा दिल्ली चली गई। तरुण की दिनचर्या पहले जैसी हो गई। एक दिन प्रभा का फोन आया। उसने कहा, मेरे पति गुड़गांव की एक गारमेंट फैक्ट्री में डिस्पैच सेक्शन में है। फैक्ट्री से मामूली डिफेक्टिव कपड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तरुण बोला, नेकी और पूछ पूछ, मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। इधर तरुण उस पापड़ वाले लड़के का स्थायी ग्राहक हो गया था। उसका नाम रामू था। हर हफ्ते एक पैकेट पापड़ और अचार की शीशी उससे लिया करता था। अब तरुण महीने 2 महीने में एक बार दिल्ली जाकर कपड़े लाता और उन्हें अच्छे दाम पर बेचता। धीरे धीरे तरुण का कारोबार बढ़ता गया। उसने कंकड़बाग में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। बीच बीच में कोलकाता से भी थोक में कपड़े लाया करता। कारोबार बढ़ने पर उसने एक बड़ी दुकान ले ली। तरुण की शादी थी। उसने प्रभा को भी बुलाया। वह भी पति के साथ आई थी। तरुण ने उस पापड़ वाले लड़के को भी अपनी शादी में बुलाया था। शादी हो जाने के बाद जब तरुण अपनी माँ के साथ मेहमानों को विदा कर रहा था, तरुण ने प्रभा को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। प्रभा ने कहा, अरे यार, नो मोर थैंक्स, हिसाब बराबर, हम दोस्त हैं। फिर तरुण ने रामू को बुलाकर सबसे परिचय कराते हुए कहा,
आज मैं जो कुछ भी हूँ इस लड़के की वजह से हूँ। मैं तो जिंदगी से निराश हो चुका था। मेरे अंदर जीने की इच्छा को इस स्वाभिमानी मेहनती रामू ने जगाया। तब तरुण रामू से बोला, मुझे अपनी दुकान में एक सेल्समैन की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने हामी भरकर सिर झुकाकर तरुण को नमस्कार किया। तरुण बोला, अब तुम्हें घूम घूम कर सामान बेचने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ के विधायक को अर्जी दी है तुम्हें अपने फंड से एक तिपहिया रिक्शा देने की। तुम उसे आसानी से चला सकते हो और आ जा सकते हो। तरुण, प्रभा, रामू और बाकी सभी की आंखें खुशी से नम थीं। तीनों एक दूसरे के मददगार जो बने थे।